हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेलवे जर्नी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, इस समय मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ साइंस रिवीजन सीरीज का डे नंबर 3। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आप सबों के लिए डेली मॉर्निंग में 9:30 बजे साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन लेके आता हूँ, जिसमें हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग राउंड फिगर में जितने भी फैक्ट बनते हैं उन फैक्ट को आपसे डिस्कस करता हूँ। उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उन कॉन्सेप्ट को आपसे डिस्कस करता हूँ। तो डेली सुबह 9:30 बजे हमारे साथ जुड़ जाया करिए अपने साइंस को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए। यदि आपने साइंस अभी तक नहीं पढ़ी है या थोड़ा सा साइंस पढ़ रखा है तो फ्रेंड्स, आपके लिए यह सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं साइंस के हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूँ जो उस क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। और हमारे यह सेशन आपके एएलपी के एग्ज़ाम, एनटीपीसी का एग्ज़ाम, ग्रुप डी का एग्ज़ाम, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम, आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम, यह युग है कि वे सारे एग्जाम्स जहाँ पे साइंस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज है डे 3 और डे 3 में हमारा पहला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो आप सबको पता है कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि लेंस की जो क्षमता होती है पावर यानी पी का वैल्यू क्या होता है? तो पी इज इक्वल टू होता है 1/f, यानी फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है वही आपकी लेंस की पावर होती है, यानी पावर ऑफ लेंस होता है। और इसका यूनिट किस में मेजर किया जाता है? तो डायोप्टर में मेजर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर क्या हो जाएगा? डायोप्टर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा सेशन कैसा लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और यदि हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर इसके डे 1 और डे 2 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको शो हो रहा होगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो इंद्रधनुष का सबसे पहले रंग की मैं बात करूं तो इंद्रधनुष में टोटल कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में होते हैं टोटल 7 रंग, ठीक है। जिसको इंग्लिश में बात करें तो विबजियोर बोला जाता है, VIBGYOR। और हिंदी में बोला जाता है बैजानी पिनाला, ठीक है। अब इसके बीच का क्या? 7 कलर होते हैं, तो बीच का कौन सा कलर है? जी अर्थात क्या होता है? तो जी अर्थात होता है आपका ग्रीन। ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा। तो इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? हरा होता है। सबसे पहले क्या आती है? तो सबसे पहले आपका वायलेट अर्थात बैगनी आता है। आई फॉर इंडिगो अर्थात जामुनी आता है। बी फॉर ब्लू अर्थात नीला होता है। जी फॉर ग्रीन अर्थात हरा होता है, जो कि बीच का कलर होता है। उसके बाद वाई फॉर येलो अर्थात पीला होता है। ओ फॉर ऑरेंज अर्थात नारंगी होता है। और आर फॉर रेड अर्थात आपका लाल होता है। और इन धनुष की एक खास बात है, वह हमेशा आपके सूरज की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। यानी आपका सन यदि इस साइड है अभी, तो इंद्रधनुष आपका जो बनेगा वह इस साइड बनेगा। और हाँ फ्रेंड्स, इंद्रधनुष जो बनता है वह पूरा गोलाकार बनता है, लेकिन आपको दिखाई क्या देता होगा? आधा भाग इसका ऊपर वाला दिखाई देता होगा, नीचे का भाग अर्थ के सरफेस पे बनता है। इस कारण हम इंद्रधनुष के नीचे वाले भाग को नहीं देख पाते हैं। वही यदि हम वायुयान से यात्रा करें, यानी कि एरोप्लेन से यात्रा करें, तो वहां से अगर हम देखेंगे इंद्रधनुष को तो पूरा मुझे गोलाकार दिखाई देगा इंद्रधनुष। तो आप में यह भ्रम होगा कि इंद्रधनुष आधा बनता है। जी नहीं भैया, इंद्रधनुष पूरा बनता है, लेकिन उसका जो आधा पार्ट होता है वह जमीन पे बनता है। यानी कि आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें बनता है, जहाँ पे पेड़ पौधे भी होते हैं, किसी की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी होती है, तो उसमें ये दिखाई नहीं देता है। ऊपर वाले ही हमें दिखाई देते हैं और अपने प्राइमरी कलर में ये दिखाई देते हैं। और यह क्या होता है? सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। और हम क्या देख पाते हैं? इन धनुष का हाफ आर्क देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है। तो हमारा जो होता है रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं। और आपको मैं बताऊं प्रकीर्णन, सबसे पहले प्रकीर्णन क्या होता है? तो प्रकीर्णन के बारे में समझ लो कि अब एक टर्म आता है साइंस में, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, तो ध्यान से सुनना, मैं बताऊंगा।
प्रकीर्णन वह प्रक्रिया होती है जिसमें धूल या गैस के कण प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में बिखेर देते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में बिखेर देते हैं, उसे क्यों क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ के बात करें आपका प्रकीर्णन की, तो प्रकीर्णन में ही जो सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है वह प्रकीर्णित होता है नीला और बैगनी रंग। नीला और बैगनी रंगों का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और इसी के कारण, इस प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमारे जो आकाश है या जिसे हम स्काई बोलते हैं उसका कलर क्या होता है? उसका कलर हमें नीला दिखाई देता है। गाइस, एक्चुअल में जो हमारा आकाश है वह नीला नहीं है, उसका कलर एक्चुअल में ब्लैक है, कोई कलर ही नहीं है। लेकिन जो सन से किरण आती है, सूरज से जो रोशनी आती है, तो वह प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। और सबसे ज्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन किसका होता है? नीला का। दूसरे नंबर पर किसका होता है? बैगनी का। तो जिसका सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होगा वही कलर आपको ज्यादा दिखाई देगी। तो नीला का प्रकीर्णन होता है, इसलिए हम देख पाते हैं कि आकाश हमें क्या दिखाई दे रहा है? ब्लू दिखाई देता है, यानी नीला दिखाई देता है। तो हम लोग याद कर रहे हैं बचपन से कि आकाश का रंग कैसा होता है, तो आकाश का रंग नीला होता है, लेकिन एक्चुअल में ब्लैक होता है। और नीला होता है तो क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और कौन से प्रकाश का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है? तो नीला रंग के प्रकाश का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर डिपेंड करता है? तो यह तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि लाल रंग का प्रकीर्णन, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए आपको लाल रंग दिखाई नहीं देता है। अब आप कहोगे कि आपको इवनिंग के समय तो आकाश लाल दिखाई देता है या मॉर्निंग के समय तो आपको आकाश लाल दिखाई देता है। तो जी नहीं भैया, वह सूरज से जो रोशनी आती है ना, तो वह सूरज के प्रभाव के कारण वह हल्का सा लाल प्रतीत होता है, लेकिन आकाश आपको मैक्सिमम टाइम नीला ही दिखाई देता है। उस इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम थोड़े से लाल रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हल्का सा आपको आकाश लाल दिखाई पड़ता होगा। ठीक है, अगला सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वह आपका वास्तविक होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, कॉमा, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है। आपको बताऊं रेटिना होता क्या है? तो यह मानव के नेत्र का एक पार्ट है। और मानव का नेत्र जो है वह किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह मानव का नेत्र व्यवहार करता है। यानी कि मानव के आंख में कौन सा लेंस लगा रहता है? तो आप यह कह सकते हो कि उत्तल लेंस लगा रहता है। जो प्रकाश की किरणों पर किस पर केंद्रित करता है? तो यह प्रकाश की किरणों को रेटिना पर केंद्रित करता है। और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है तथा वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और मस्तिष्क क्या करता है? इस प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है। यानी कि हम जो भी चीज देख रहे हैं वो एक्चुअल में हमारे जो आंख है उस पे यह सीधा दिखाई नहीं देता है, यह प्रतिबिंब बनता है उल्टा। लेकिन हमारा जो दिमाग है, इतना बढ़िया मैकेनिज्म इसके अंदर भगवान ने करके भेजा है कि यह सारी चीजों को सीधा देखता है। अब याद रखिएगा कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता कैसा है? उल्टा, लेकिन हम देखते कैसा है? सीधा देखते हैं। अब मैं आपको दो और चीजें बताता हूं रेटिना के बारे में। रेटिना में एक क्या होता है? एक होता है रॉड, ठीक, और एक होता है कोन। ध्यान से सुनिएगा रॉड की क्या कहानी है। तो रॉड जो होता है यह आपको कम रोशनी में, जहां रोशनी कम होती है उस समय में देखने में मदद करता है। और कोन जो होता है यह आपकी चकाचौंध वाली रोशनी में देखने में हेल्प करता है। आप यूं कह सकते हैं कि रॉड की मदद से हम रात में वस्तुओं को देख पाते हैं और कोन की मदद से हम दिन में वस्तुओं को देख पाते हैं। आइसक्रीम वाले कोन की बात नहीं कर रहा भैया, रेटिना में कोन होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। रॉड कहाँ होते हैं? रॉड भी रेटिना में होते हैं। यह रात में यानी कि कम प्रकाश में वस्तु को देखने में हेल्प करता है। और कोन क्या होता है? ज्यादा प्रकाश में वस्तु को देखने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो इंद्रधनुष क्या होता है? यह सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष की बात करें तो इंद्रधनुष जो होता है यह पानी की बूंदों से मिलकर बना होता है।
इस प्रक्रिया में प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके अलावा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसके अलावा आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। तो याद कर लीजिए कि इंद्रधनुष बनने में कौन कौन सी 3 प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और इंद्रधनुष कैसा बनता है? तो एक पूर्ण सर्कल का रूप में बनता है, लेकिन हम उसका आधा पार्ट ही देख पाते हैं। और पूर्ण इंद्रधनुष हमें कहाँ से दिखाई देगा? तो पूर्ण इंद्रधनुष हमें हवाई जहाज से दिखाई देगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा, इंद्रधनुष से रिलेटेड जितने फैक्ट हो सकते थे मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार किससे बनती है? तो फ्यूज की जो तार होती है यह टीन एवं सीसा से बनती है। टीन एवं सीसा से बनती है आपकी फ्यूज की तार। आपको बताऊं कि फ्यूज की तार टीन एवं सीसा से बनी होती है, तो कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है तो यह जो तार होता है यह ब्रेक हो जाता है। लेकिन अभी आमतौर पर जो नए जमाने में यूज हो रहा है वह एमसीबी का यूज हो रहा है, यानी कि मैच्योर सर्किट ब्रेकर का यूज हो रहा है। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है, आप याद रखिएगा। एमसीबी क्या करता है कि अधिक करंट होने पर तार को पिघलाने के बजाय इस स्विच को यांत्रिक रूप से गिरा देता है। यानी एमसीबी रहता है तो वह तार को पिघलाकर ये तोड़ता नहीं है, यह स्विच को ही गिरा देता है। और फिर से आप जो प्रॉब्लम है उसको सही कर लो तो फिर से इसको उठा सकते हो एमसीबी को, फिर से यह तार को कनेक्ट कर देता है। तो इसमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं है और सेफ भी माना जाता है एमसीबी को। तो फ्यूज तार बना किससे होता है? टीन का बना होता है एवं शीशा का बना होता है। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैच्योर सर्किट ब्रेकर कहा जाता है, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है। और आधुनिक तौर पर किसका यूज किया जा रहा है? एमसीबी का ही यूज किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होता है वह अपने एक्चुअल कलर में काला में दिखाई देता है। और हम लोगों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो हम लोगों को आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीला रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? नीला रंग का आकाश दिखाई पड़ता है। लेकिन यदि बात करें अंतरिक्ष यात्रियों की तो अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई पड़ता है। और वही बात करें, एक काला से याद आया आपका चंद्रमा। चंद्रमा पर भी आपको सब कुछ क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल नहीं है। तो जहाँ पे वायुमंडल नहीं होगी वहाँ पे प्रकाश का कुछ भी नहीं हो सकता, वहाँ पे प्रकाश केवल कैसी होगी? वह काला दिखाई देगा, यानी डार्कनेस होगा, वहाँ अंधेरापन होगा। अगला क्वेश्चन, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो समुद्र का जल भी नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो समुद्र का जल भी नीला दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति काम करता है? तो वायु का जो बुलबुला होता है जल में अवतल लेंस की भांति काम करता है। आपको बताएं कि एक वायु का बुलबुला पानी के अंदर एक ऐसी संरचना है जिसके अंदर विरल माध्यम यानी कि रेयर मीडियम जो कि एयर होती है, और बाहर में कौन सा माध्यम होता है? डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम होता है। इसका जो आकार होता है वह उत्तल होता है और अपवर्तन के नियमों के कारण यह अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि वायु के बुलबुले का आकार होता कैसा है? तो उत्तल होता है, लेकिन यह व्यवहार कैसा करता है? तो यह अवतल की भांति व्यवहार करता है, यानी कि प्रकाश को अपसरित करता है। ठीक है, अपसरित क्या होता है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में इस समय की मिनट के अनुसार दीजिएगा। और एक और बात, अवतल की बात आई है तो अवतल के बारे में बताऊं कि अवतल जो लेंस होता है वह हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा बनाएगा और वस्तु से छोटा बनाएगा। वायु के बुलबुले में कौन सा लेंस की भांति काम करता है? अवतल लेंस की भांति काम करता है। होता किस टाइप का है? उत्तल टाइप का होता है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के नियम के कारण व्यवहार कैसा करता है? अवतल करता है। और अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं। एक्चुअल में बात यह है कि तारे टिमटिमाते होते नजर आते हैं हमें, लेकिन टिमटिमाते होते नहीं है, यानी कि आप ब्लिंक नहीं करते हैं, एक्चुअल में टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, तारों के टिमटिमाने का कारण है हमारा वह प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें क्या होता है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब इसकी कहानी को सुनो। तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल स्थिर नहीं होता है, बल्कि विभिन्न घनत्व वाली गर्म और ठंडी हवा की परतों से बना होता है। क्या? पृथ्वी का वायुमंडल। जब तारों से आने वाला प्रकाश इन पर लगातार परावर्तित होती हुई परतों से गुजरता है तो हमें प्रकाश का अपवर्तन होता हुआ प्रतीत होता है, और प्रकाश का अपवर्तन बार बार होने के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, तारे टिमटिमाते नहीं है, यह हमें आभासी रूप से टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब आप कहोगे कि भैया ऊपर में तो ग्रह भी है, यानी कि आपका अंतरिक्ष में तो ग्रह भी है, तो ग्रह हमें टिमटिमाते नजर क्यों नहीं आते हैं? तो ग्रह जो होते हैं वह तारों की तुलना में पृथ्वी के काफी करीब हैं, पृथ्वी से काफी निकट है। पृथ्वी की बहन किसे बोला जाता है? शुक्र ग्रह को बोला जाता है। भोर का तारा किसे बोला जाता है? शुक्र ग्रह को बोला जाता है। बिल्कुल चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो यह पृथ्वी के काफी करीब है, इसलिए उन्हें प्रकाश का एक बिंदु स्रोत नहीं बल्कि एक बड़ा स्रोत माना जाता है, और इसलिए वायुमंडलीय विक्षोभ उनके पूरे क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर पाता है। किसके? ग्रह के पूरे क्षेत्र को। इसलिए हमें ग्रह टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं, बल्कि तारे जो छोटे छोटे हमें दिखाई देते हैं वो काफ़ी दूर हैं, और ग्रह जो है वह हमारे पृथ्वी के नज़दीक है इनकी तुलना में, और इनका जो पूरा का पूरा प्रकाश का स्रोत है वह विक्षोभित नहीं कर पाता है वायुमंडल। इस कारण ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं नजर आते हैं, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन, हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण क्या है? तो यह भी हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब मैं आपको समझाऊंगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जो है वह एक ऐसी घटना होती है, यह तब होती है जब प्रकाश सघन माध्यम से होकर विरल माध्यम में प्रवेश करता है, यानी डेंसर मीडियम से होकर आपका रेयर मीडियम में प्रकाश प्रवेश करता है, तो आपतन कोण का मान जो होता है वह क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। इसी को ही हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे चमकते हैं और मृगमरीचिका की घटना भी होती है। हीरा का चमकना तो समझ रहे हैं, मृगमरीचिका की घटना क्या होती है? रेगिस्तान में क्या होता है, या आप गर्मी के दिनों में सड़कों पर देखे भी होंगे कि आपको दूर कहीं पानी नजर आता है, लेकिन वह पानी होता नहीं है, वह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपको प्रतीत होता है। और वही चीज़ होता है रेगिस्तान में। रेगिस्तान में पानी ही पानी नजर आता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वह बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेश होता है, तो वहाँ की जो जानवर होते हैं यानी ऊँट होते हैं वो पानी के लिए दौड़ते हैं वहाँ पर, लेकिन उन्हें पानी नसीब नहीं हो पाता है। और यही घटना क्या होती है? मृगमरीचिका होती है। मृग जो होते हैं एक्चुअल में वहाँ की, वही पानी के लिए इधर से उधर दौड़ती रहती है, क्योंकि दिखाई देता है उन्हें दूर से कि पानी है, लेकिन वहाँ जाते हैं तो पानी नहीं होती है, इसीलिए वहाँ इसका नाम पड़ा है मृगमरीचिका। और हीरा का चमकना भी इसी पे बेस्ड होता है। अब बताओ मैं आपको हीरा चमकता कैसे है। तो हीरा में क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें जब प्रकाश एक बार प्रवेश कर जाता है तो इसके हर एक पार्ट से होकर गुजरते रहता है, तो जहाँ जहाँ से गुजरता है टकराता है वहाँ से एक चमक नजर आती है, तो इसी कारण हीरा हमेशा चमकता हुआ प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, कैंडेला किसका मात्रक है? तो आपको मैं बताऊं कि कैंडेला जो है यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई है वह 3600 किलोमीटर है। 3600 किलोमीटर है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो सबको पता है कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, यानी यह टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक जो होता है वह काफ़ी अधिक होता है, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक, और इसी का बल्ब का फिलामेंट बना होता है। इसी कारण कितनी भी करंट बल्ब में प्रभावित क्यों नहीं हो जाती है और इसका फिलामेंट जो होता है यह नहीं टूटता है, क्योंकि इसका जो गलनांक ही होता है, अगर 3422 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान जाएगा तब यह फिलामेंट टूट जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि उसमें ऑक्सीजन वगैरह प्रवेश कर जाते हैं। पहले आप बॉल देखे होंगे, जो बल्ब होते थे पहले के ऐसे बल्ब होते थे पीले वाले 100 वाट के, इसमें आपको एक तार नजर आती थी जो कि फिलामेंट होता था, ठीक है, और यह आपका टूट जाता था, बहुत ज़्यादा करंट होती थी, शॉर्ट सर्किट होता था, इससे ऊपर करंट की आपकी तापमान चले जाते थे तब यह टूटता था, या कहीं से भी इसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता था तो उसकी वजह से यह टूट जाता था, ऐसे नहीं टूटता था। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से क्या होता है कि हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं वह हल्के नाभिक के हीलियम अणु के साथ मिल जाते हैं और मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, और जो ऊर्जा मुक्त करते हैं वही ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। तो इसी को बोला जाता है नाभिकीय संलयन। हीलियम और हाइड्रोजन के मिलने से क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, और नाभिकीय संलयन में क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, रेडियो सक्रियता को किससे मापा जाता है। तो रेडियो सक्रियता को मापा जाता है आपका गीगर मूल काउंटर से। गीगर मूल काउंटर से मापा जाता है किसको, रेडियो सक्रियता को। रेडियो सक्रियता में कौन कौन से किरण आ जाती है। तो रेडियो सक्रियता जैसे अल्फा, बीटा, गामा किरणों का पता लगाने के लिए यह रेडियो सक्रियता का उपयोग किया जाता है। रेडियो सक्रियता का एसआई जो मात्रक होता है वह क्या होता है, बेक्यूरल होता है। रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक बेक्यूरल होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉकेट की जो गति है वह संवेग संरक्षण का सिद्धांत पे आधारित है। रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि मूल रंग कौन कौन से हैं, यानी कि प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं। तो मूल रंग की बात करें तो मूल रंग हमारा है नीला, और नीला से याद करो आकाश का रंग नीला होता है। और क्यों होता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, और वेवलेंथ क्या होती है आप कमेंट में बताइएगा। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और हरा। तो नीला, लाल और हरा, बस यही 3 मूल रंग है। इसके अलावा जितने भी कलर आप देखते हो वो सारे कलर इन्हीं तीनों कलर को आपस में अलग अलग रेशियो में मिलाकर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, सेक्सटेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो सेक्सटेंट का प्रयोग जो होता है यह ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ऊंचाई मापन में इसका प्रयोग किया जाता है सेक्सटेंट का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें हम पास की वस्तु को यानी निकट की वस्तु को अच्छे रूप से नहीं देख पाते हैं, उसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। और दूर की वस्तु को अच्छे से देख पाते हैं उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। गलत, बिल्कुल गलत जवाब। निकट दृष्टि दोष में उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें पास की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, समझे। निकट दृष्टि दोष में ये मत समझना कि हमें पास की वस्तु नहीं दिखेगी, नहीं भैया। निकट दृष्टि दोष मतलब पास की वस्तु दिखेगी और दूर की वस्तु हमें नहीं दिखेगी। और इस दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं हम, अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं हम निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। और वहीं अगर दूर दृष्टि दोष की बात करें तो आपकी पास की वस्तु इसमें नहीं दिखेगी
और दूर की वस्तु आपको दिखेगी। जिस दृष्टि दोष जो भी कहेगा, दूर कहेगा तो दूर वाला दिखेगा, निकट कहेगा तो निकट वाला दिखेगा। ठीक है, उल्टा होता है यहाँ पर। और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो उत्तल लेंस लगाया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और एक आपका और रोग होता है जरा दूरदर्शिता। तो जरा दूरदर्शिता को ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग? मैंने ऊपर बताया, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अभी आप बताइए सबसे पहले कि सूरज से रोशनी हमें किस सिद्धांत पर प्राप्त होती है? तो सूरज से जो रोशनी है वह हमें नाभिकीय संलयन के सिद्धांत से प्राप्त होती है। लेकिन जो परमाणु बम है, यह परमाणु बम जो है यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। और सूरज किस सिद्धांत पे काम करता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो बिजली के बल्ब में मुख्यतः अक्रिय गैसें भरी जाती है, अक्रिय गैसें, और जो कि ऑक्सीजन से कांटेक्ट करते ही वह फिलामेंट को तोड़ देती है। और फिलामेंट बना किसका होता है? टंगस्टन का बना होता है। 3400 से ज़्यादा इसकी क्या होती है? इसकी गलनांक क्षमता होती है 3400 डिग्री सेल्सियस। और जैसे बात करें अक्रिय गैस में कौन सी अक्रिय गैस बढ़ी जाएगी? तो कुछ पुराने एवं सस्ते बॉल में अब बात करें बल्ब में नाइट्रोजन गैस भी बढ़ी जाती है और आर्गन गैस भी बढ़ी जाती है। ये सब इनर्ट गैसेज में यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो ध्वनि का जो वेग है, यानी कि सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग किस में होता है? तो ठोस में होता है। ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक है, और सबसे कम ध्वनि का वेग कहाँ होता है? तो एयर में, यानी हवा में ध्वनि का वेग सबसे कम कहाँ पे होता है? हवा में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनि की गति धीमी किस में होती है? देखो यहाँ पे दे रखा है, ध्वनि की गति धीमी किस में होती है? वायु में होती है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है भैया जूल। जूल हमारा ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ठीक है, अगर बात करें कि जूल और किसका एसआई मात्रक है, तो जूल आपका कार्य का भी एसआई मात्रक है। तो जूल किसका किसका एसआई मात्रक हुआ? ऊर्जा एवं कार्य का जूल एसआई मात्रक हो गया। अगर बात करें एक जूल की, तो एक जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो जूल को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू व्हाट? जूल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है भैया? तो हाइड्रोजन बम जो है वह आपका सूरज वाले सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि नाभिकीय संलयन। देखो मैंने तीनों क्वेश्चन करा दिए, इससे रिपीटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक आपका हो गया सन वाला, सन किस पे काम करता है? नाभिकीय संलयन पे। एक आपका हो गया हाइड्रोजन बम, यह भी किस पे काम करता है? नाभिकीय संलयन पे। और एक आपका हो गया एटम बम, परमाणु बम, यह किसके पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पे। तो तीनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो जल का जो सर्वाधिक होता है वह शुद्ध रूप है, वह वर्षा का जल है। वर्षा जल जल का सर्वाधिक रूप है, क्योंकि वर्षा का जल का आसवन प्राकृतिक प्रक्रिया से हो जाता है, इसलिए इनमें खनिजों और अशुद्धियां मुक्त हो जाती है। और इसी कारण सबसे शुद्ध जल जो माना जाता है वर्षा के जल को माना जाता है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस जो गैस है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यह ग्रीन हाउस गैस की सबसे प्रमुख गैस है, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को फंसाकर ग्रह के तापमान को बढ़ाती है। यानी कि ग्रीन हाउस के तापमान को कौन सा बढ़ाता है? CO2 बढ़ाता है वह तापमान को, किसके? ग्रीन हाउस के तापमान को। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने तथा आंख कान नाक की जांच में जो प्रयोग होता है वह जो दर्पण है वह अवलत हो गया, अवतल दर्पण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होने वाला तत्व क्या है? देखो फ्रेंड्स, कितने क्वेश्चन आपके घुमा घुमा के पूछे जाते हैं।
तो नाभिकीय विखंडन में जो प्रयुक्त होता है तत्व वह यूरेनियम 235 होता है। यूरेनियम 235 आपका नाभिकीय विखंडन में के थ्रू आपका यह तत्व प्रयुक्त होता है। यूरेनियम 235 की बात करें तो यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और परमाणु बमों में किया जाता है। वहीं यूरेनियम 238 प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसके विखंडन के लिए इसमें समृद्ध किया जाता है। किसमें? यूरेनियम 235 में। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना भाग होता है? तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। 1/6 का क्या मतलब है कि चंद्रमा पर एक व्यक्ति पृथ्वी की तुलना में 6 गुना ज़्यादा ऊंचा कूद सकता है। यानी कि आप ऐसे समझो कि पृथ्वी पर आप 100 मीटर कूद सकते हो, तो वहाँ पर आप 600 मीटर कूद सकते हो। और पृथ्वी की तुलना में वहाँ का वजन 1/6 होता है। यदि पृथ्वी पर 6 किलो के हो तो वहाँ पे जाओगे तो 1 केजी के बन जाओगे। किस पे? चंद्रमा पे। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है। और चंद्रमा पर वातावरण नहीं है तो इस कारण क्या होता है? चंद्रमा पर हमेशा ही काला काला रहता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है? तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला जो धातु है उसे पारा कहते हैं, मरकरी कहते हैं। मरकरी जो होता है यह द्रव अवस्था या कमरे के तापमान पर आपका पाया जाता है, द्रव अवस्था में। ठीक है। सुराही का पानी ठंडा किस कारण से होता है? तो सुराही का पानी जो ठंडा है वह वाष्पीकरण के कारण होता है। आपको मैं बताऊं कि सुराही में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी लगातार रिसकर बाहर आता है और वाष्पित होता रहता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है जो सुराही पानी से खींच लेता है, और जिसे हम कौन सी उष्मा कहते हैं? तो उसे हम गुप्त उष्मा कहते हैं, और जिसके अंदर पानी का ठंडा हो जाता है, और इस कारण क्या होता है? पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है। वाष्पीकरण हमेशा शीतलन के कारण बनता है। वाष्पीकरण किसके कारण बनता है? हमेशा शीतलन के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो विद्युत धारा जो मापा जाता है वह मापा जाता है आपका आममीटर से। आममीटर से आपका क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। तो अब सबसे पहले समझिए कि आममीटर होता क्या है। तो आममीटर एक ऐसा उपकरण है जो कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसे हमेशा कौन से में लगाया जाता है? सीरीज में लगाना चाहिए, यानी कि इसे श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। इसके अलावा एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वह परिपथ में प्रवाहित धारा को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, अदिश राशियाँ कौन सी होती है? तो सबसे पहले भैया आपको पता होनी चाहिए कि अदिश राशियाँ होती क्या है, तब आप बता पाओगे कौन सी होती है। तो अदिश राशियाँ वे होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। यानी कि परिमाण, यानी कि आपके पास मैग्नीट्यूड है तो आप अदिश राशि हैं। तो वैसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। अब अदिश राशि कौन कौन सी है? तो अदिश राशि जो है आपकी वह है मास, यानी द्रव्यमान। उसके अलावा बात करें डिस्टेंस, उसके अलावा बात करें आपका वॉल्यूम, द्रव्यमान, दूरी, आयतन, ये सब कौन सी राशि है? अदिश राशि है। वहीं सदिश राशि की बात करें तो वे राशियाँ जो भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें कौन सी राशियाँ कहते हैं? सदिश। जिन्हें परिमाण एवं दिशा, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश, और जिन्हें परिमाण एवं दिशा की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश कहा जाता है। ठीक है। और जैसे कि इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा बल, वेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, ये सब आपके सदिश राशियाँ का एग्जाम्पल है। अगला है 38, सबसे अधिक सस्ता सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य होता है वह होता है आपका लाल रंग का, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है किसका? तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। आप देखे होंगे कि खतरे के संकेत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ज़्यादा लाल रंग का उपयोग किया जाता है।
क्योंकि यह इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इस कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह धुंध, कोहरा इन सब चीज़ों में जल्दी दिखाई पड़ जाता है आसानी से, इसलिए खतरे के प्रतीक के रूप में लाल रंग का ही उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ वस्तु क्या है? तो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता किस में पाई जाती है? तो इलास्टिसिटी के बारे में सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विरूपण बल हटा दिए जाने पर अपनी मूल आकृति और आकार को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसी को क्या बोला जाता है? प्रत्यास्थता बोला जाता है। और सर्वाधिक प्रत्यास्थ जो पदार्थ है वह है आपका क्वार्टर्स। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ क्या है? क्वार्टर्स है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु की बात करें तो जो सबसे कठोर धातु है हमारा वह प्लेटिनम है। एटीएम वाला जो कार्ड मिलता है प्लेटिनम का, वो मत समझ लेना, मैं धातु की बात कर रहा हूँ। सबसे कठोर धातु कौन सा है? वह प्लेटिनम है। इसके बाद में बात करें कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। और हीरा में कौन सी घटना होती है प्रकाश से रिलेटेड? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अभी के मिनट के साथ बताओगे। कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 41 है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया? इसका बारे में सबसे पहले समझते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा किया जाता है तो वह सीधे ठोस रूप में बदल जाती है। विदाउट आपका ठंडा करते हैं तो यह डायरेक्ट गैस से ठोस के रूप में बदल जाती है और इसी कारण इन्हें क्या बोला जाता है? शुष्क बर्फ बोला जाता है। और आपको बात बताऊं, शुष्क इसलिए भी कहा जाता है कि यह सामान्य वायुमंडल दबाव पर पिघलने के बजाय सीधे ऊर्ध्वपातित हो जाती है, यानी कि ठोस रहेगी तो डायरेक्ट एयर में चेंज हो जाएगी, ऊर्ध्वपातन इसका हो जाएगा। और यदि आपका जो ऊर्ध्वपातन यानी गैस है तो डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। और शुष्क बर्फ का उपयोग जो होता है यह नाटकीय मंचों में ज़्यादा होता है, धुआं बनाने के लिए, फॉग बनाने के लिए, प्रशीतक बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। कौन से बर्फ का? शुष्क बर्फ का। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से रहते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर आपके कक्षों पे चक्कर लगाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन 43 है, बर्तनों में कलाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बर्तनों में कलाई के लिए NH4Cl का उपयोग किया जाता है, यानी अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है बर्तनों में कलाई के लिए, या कलाई कह सकते हैं उसे, या प्लेटिंग कह सकते हैं, प्लेटिंग कह सकते हैं उसे। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? पटाखों में हरा रंग यह होता है आपका बेरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग जो होता है यह बेरियम के कारण होता है। आपको मैं बताऊं कि यह प्रश्न अधिकतर संभावित रहता है कि आतिशबाजी या ज्वाला परीक्षण में रंग में संबंधित है, न कि भौगोलिक पठारों से। जब बेरियम यौगिकों को जलाया जाता है तो यह उजले ज्वाला को विशिष्ट हरा रंग प्रदान कर देता है और यही यूज होता है कि इसमें पटाखों में। तो पटाखा में हरा रंग का कारण क्या है? तो बेरियम है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, नॉन स्टिक बर्तन पर किसकी परत बनी होती है? तो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उस पर टेफ्लॉन की परत बनी होती है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। और क्वेश्चन नंबर 46 है, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? आपका रेडॉन। ठीक है, गाड़ी नहीं, यह रेडॉन है वायुमंडल में पाया जाने वाला अक्रिय गैस। गुब्बारों में किसका उपयोग होता है? तो गुब्बारे जो होते हैं उनमें हीलियम गैस का उपयोग होता है। और हीलियम से याद करो सन में क्या होता है? नाभिकीय संलयन या विखंडन। संलयन किसका किससे? हाइड्रोजन और हीलियम का। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो उपयोग किया जाता है वह आपका सिल्वर ब्रोमाइड का।
सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है किसमें? गुब्बारों में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। सॉरी, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। और गुब्बारे में किसका उपयोग किया जाता है? तो हीलियम का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? यानी कि जल की अस्थायी जो कठोरता है इसका क्या कारण है? इसका है आपका कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जल में अस्थायी कठोरता का सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, जो कि आज का लास्ट है। पानी की अस्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है? तो पानी की जो अस्थायी कठोरता है यह जो दूर होती है यह पोटेशियम क्लोराइड से होती है। पानी की अस्थायी कठोरता किससे आती है? तो पानी की अस्थायी कठोरता पोटेशियम क्लोराइड से आती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं कंज्यूम करता हूँ, सीधे अपने टॉपिक पे आता हूँ, पढ़ाता हूँ। एंड में आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का डे 3। कल मिलेंगे डे 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।